हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच में मैं शिव शंकर शर्मा स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्ड एक्ट्स को ख़त्म किया था और आज मैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1815 के बारे में बता रहा हूं। क्योंकि लास्ट जो एक्ट मैंने चार्टर्ड एक्ट 1853 में जो बताया था उसमें काफ़ी सारा चेंज किया गया था संविधान में। जो अंग्रेजों का जो रूल्स रेगुलेशन है काफ़ी चेंज डे बाय डे हुआ। उसके कारण भारतीय जनता नाराज हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम आज़ादी का विद्रोह कहा जाता है उसको, वो 1857 ईस्वी में हुआ। उसके बाद विद्रोह कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। उसमें मुख्य कारण ये है सक्सेसफुल नहीं होने का कि वो प्लान्ड वे में नहीं रहा और वो इंडिया के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रह गया। वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में सीमित रह गया। साउथ इंडिया में इसका प्रभाव बहुत कम रहा, जिसके कारण ये कम्प्लीटली सक्सेस नहीं रहा। तो जब विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने पुराने जितने भी एक्ट्स हैं उसको अबाउट कंप्लीट खत्म करके वो नया एक्ट ले आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि उस समय से क्राउन रूल चालू हुआ। जो अंग्रेज के जो महाराजा थे उस समय से वो अंग्रेज के महाराजा के द्वारा डायरेक्ट रूल यहाँ पे अब चलने लगा। कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया एक तरह से देखा जाए तो ये 1858 से 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल डायरेक्ट इंडिया में चल रहा था। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश के राजा थे ब्रिटेन के, वो डायरेक्ट अब इंडिया में रूल कर रहे थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको देखना है कि क्या क्या बदलाव किया गया रूल्स रेगुलेशन में। तो आते देखते हैं। तो ये आप देखिएगा कि पहला जो बदलाव है इसको बोला गया है कि एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के द्वारा ये बयान दिया गया कि अभी जो एक्ट बनाया गया, अभी जो रूल नया बनाया गया, वो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया। मीन्स इसमें ये जो रूल्स रेगुलेशन बन रहा है वो आपको इंडियन पीपुल्स के हिसाब से बनाया जाएगा, ये बोला जा रहा है। फिर जो सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये गवर्नर जनरल जो था उस पोस्ट को खत्म करके वायसराय का पोस्ट लेकर आया गया। वायसराय ऑफ इंडिया, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो पोस्ट हटाकर वायसराय ऑफ इंडिया को लेकर आया गया। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बने? ये बने आपके कैनिंग, ऐसे लॉर्ड कैनिंग आपको लिखा मिलेगा बुक्स में। लॉर्ड बोलने का जरूरत नहीं है, लॉर्ड्स भगवान को बोला जाता है। तो कैनिंग आपका फर्स्ट गवर्नर, ये वायसराय ऑफ इंडिया बने। और ये आपको ये कैनिंग को हम लोग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी अगर पूछेगा तो सेम आंसर होगा कैनिंग। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट क्या है? इट्स एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो आपको गवर्नमेंट चलाया जा रहा था। मतलब कंपनी के अंदर दो तरह का सेग्रीगेशन किया गया था पावर को, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें डिवाइड किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर क्या था? सिविल और मिलिट्री पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पावर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन सिर्फ बिजनेस के बारे में पावर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। फिर इसको खत्म करके पूरा वो एक नया सिस्टम लाया गया, इसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 50 मेंबर्स रहते थे। काउंसिल, सेक्रेटरी मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया इसको बोला गया। इसमें 15 मेंबर शामिल किए गए टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे बना, उसको असिस्ट करने के लिए आपको 15 मेंबर्स बनाए गए। इसको बोला जाता है 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहेंगे वही रहेंगे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरली कौन होते थे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के, जो कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे आपको इंडिया से ब्रिटेन के लिए।
तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 पोस्ट हो गए, इसमें भी वायसराय ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये 2 इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गए। वायसराय के पास काफी पावर दे दिया गया, ओवरऑल इंडिया में जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो वायसराय बनाएंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको वर्किंग कंडीशंस और क्या क्या उनसे रूल रेगुलेशन और वायसराय और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलकर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको याद कर लीजिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तब ध्यान में रहेगा। काफी ये सब एक्ट हम लोग एक्चुअली में पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जब ये इस तरह क्वेश्चन आएगा कि ये तो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया रूल्स रेगुलेशन है, तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो मोस्ट ऑफ द रूल्स रेगुलेशन 1935 में जो आया था रूल ब्रिटिश के द्वारा, वही रूल को हम लोग मोस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉपी कर लिए हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्रीज से उठाए हैं। तो इसलिए हम लोग ये 1 by 1 जो भी एक्ट्स और रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से बेस आपका हो गया रूल रेगुलेशन का इंडिया में। हाँ फ्रेंड्स, तो आते हैं नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इससे पहले 1858 में आया और आपको 3 साल के बाद थोड़ा और सुधार किया गया इंडियन एक्ट्स में। तो उसमें पहला सुधार यह था कि ब्रिटिश जो वायसराय थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उनको फील हुआ कि इंडियंस के लिए अगर कानून बनाना है तो इंडियंस प्रेसिडेंसी के लोगों को भी शामिल करना होगा। तो कानून बनाने के लिए वो नॉन ऑफिशियल तौर पे इंडियंस को भी शामिल करने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये जो स्टार्टिंग में 3 इंडियंस को शामिल किया गया वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो आपको पहला थे राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को शामिल किया गया वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको कानून बनाने के लिए। फिर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपको 1833 ईस्वी में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा कर दिया गया। 1833 चार्टर्ड एक्ट में वायसराय के अंदर ही सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया और उसी के अंदर लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास का भी सब ऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो उस समय सेंट्रलाइजेशन किया गया था, अभी क्या है डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया गया कि सुचारू ढंग से लोकल प्रेसिडेंसी खुद अपने एरिया के लिए कानून बनाए, तो वो आपको पावर को रीस्टोर कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक्ट के तहत वायसराय को स्पेशल पावर दिया गया कि वायसराय अपने हिसाब से इमरजेंसी के सिचुएशन में या फिर वैसा सिचुएशन बन रहा है जिसमें उसको एक नया कानून लाने का मन कर रहा है, तो वायसराय के पास एक डिक्शनरी पावर होता है, वो दे दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है विदाउट एनी सहमति के लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नियम बनाने वाला जो परिषद था उसके बिना सहमति के ही वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के। ठीक है, इसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ फ्रेंड्स, तो आते हैं नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट पे 1892 पे। 1892 एक्ट में क्या बोला गया कि आपको जो नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को जो बनाया गया था उसकी संख्या बढ़ाई गई सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे। लेकिन इनका चयन कैसे होता था, इनका चयन एक्चुअल में सेंटर में अगर आपको चयन करना है तो स्टेट लेवल से पर्सन्स को इंडियंस को भेजा जाता था। मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां से रिकमेंडेशन
के द्वारा आपको सेंटर में मेंबर्स बनाया जाता था, और स्टेट में कैसे मेंबर बनाया जाता था, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोगों को चुनकर स्टेट लेवल पे भेजा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो ये कानून बनाने वाली परिषद को पावर दिया गया बजट के डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन एराइज करने के लिए एग्जीक्यूटिव पे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। वो इसके पीछे कारण है, एक मेन काउज ये है, ये वाला पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये फर्स्ट टाइम कम्युनल को प्रमोट किया गया, मीन्स धर्म के आधार पे आपस में धार्मिक चीजों को प्रमोट किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। मतलब एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पे अपनाई गई धर्म के नाम पे। तो आते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो इसमें देखिए मेंबर्स इंक्रीज टू 16। मेंबर्स क्या थे वायसराय काउंसिल में? 15 से 16 थे, तो अभी 16 से कितने कर दिए गए? 60। वो इसलिए किए गए कि धीरे धीरे इनका काम बढ़ते गया, तो काम के हिसाब से इनको पर्सन भी चाहिए, तो उस हिसाब से 60 मेंबर आपको बना दिया गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि इसमें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में पहला इंडियंस को शामिल किया गया। कार्यकारी परिषद जो एक तरह से मेन परिषद होता है, तो सारी चीजों को प्लानिंग करना, उसमें आपको फर्स्ट इंडियन को शामिल किया गया। वो फर्स्ट इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, और ये एक सिविल सर्वेंट थे, फर्स्ट सिविल सर्वेंट इंडिया थे, शायद इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे जो कि क्वालिफाई किए थे 1800 समथिंग में। तो ये आपको इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। फिर आपको इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मीन्स मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। और वो अलग चुनाव की व्यवस्था क्या थी कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही सिर्फ वोटिंग देंगे। तो ये एक्चुअल में किसका काम था? तो ये काम एक्चुअली लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। मॉर्ले मिंटो एक्ट जिसको बोला जाता है। मॉर्ले वायसराय थे और मिंटो जो थे वो ये सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों के कारण ये आपको ये वाला काम हुआ। तो ये काफी, जिसके कारण अभी भी पूरे देश में मतभेद फैला हुआ है। तो इस चीज को याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम एक चीज बोलेंगे कि यूपीएससी या बीपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो काफी टू द पॉइंट पढ़े, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। अब पॉलिटी में आपको 10 नंबर का है, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 नंबर के पीछे सारा टाइम दे देना है। तो जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे वो जस्ट रिवाइज कीजिए इसको वीडियो को देखकर, और जहां से भी मटेरियल मिले उसको देखकर रिवाइज करना है। करंट अफेयर पे भी फोकस करना है, उसमें चूंकि 30+ मार्क्स आते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 25 या 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ सेक्शन को मैं डिस्कस कर दूंगा। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये आपको मेंस में भी फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको ये फायदा है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए खास करके ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी में समझा रहा हूँ, तो वो बच्चे जो हिंदी में समझ सकते हैं वो इसको उसके लिए भी ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि सारे शब्दों को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा कीजिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल पाएगा। इसमें मेरा कोई निजी प्रॉफिट नहीं है, मैं इसको पब्लिक सर्विस के लिए हम एक तरह से चालू किए हैं। ये समाज कल्याण के लिए चैनल को चालू किया गया है। और मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं जो भी चीज फील किया कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए,
अपने टाइम पे मैं भी दिया था। तो उन चीज़ों के लिए आपको मैं गाइडलाइन एक तरह से दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उसको कवर करना है। बाकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसको आपको खुद टैकल करना है, क्योंकि एक जो लड़का है मिडिल क्लास फैमिली का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है। तो आप अगर पढ़ाई पे ध्यान हटाइएगा इस एज में, तो आपका एक बार अगर दिमाग पढ़ाई से हट गया तो फिर आप दोबारा पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगा पाइएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग फुल फोकस होकर तैयारी कीजिए, और एक बार बन गए आप आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसडीएम, तो आपको फिर पूरा समाज आपके पीछे लगा रहेगा। आप ही के नाम से बहुत लोगों का काम हो जाएगा। तो अभी आप समाज कल्याण के लिए न सोचिए, समाज का कल्याण अपने आप होगा। बस इस चीज पे ध्यान दीजिए और अपने माइंड को फोकस्ड रखिए, कहीं डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करने का बहुत सारा साधन मार्केट में अवेलेबल है। पहला, मार्केट में तो मोबाइल ही सबसे ज्यादा डाइवर्सन है, जिसके कारण स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं अभी के टाइम में। तो मोबाइल का जस्ट सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई के पर्पज से मोबाइल को यूज कीजिए, और उसके अलावा मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर पढ़ाई कीजिए। और ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि अभी सोशल मीडिया से कम्प्लीटली वॉकआउट कर जाइए, और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चैनल है उस इस तरह के उस पर आपको वीडियो वगैरह देखिए, तो जो कि आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। और सोशल मीडिया पे आपको क्या मिलेगा, टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है, रील आप स्वाइप करते जाइएगा, तो उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, तो इसका बेनिफिट्स और भी लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।